बिहार का चुनाव संपूर्ण रूप से राष्ट्र प्रेम का चुनाव हो सकता है। बीजेपी जितनी ताकत पहले नहीं लगा रही थी उससे अधिक ताकत अब बिहार में लगाएगी। चुनाव का परिणाम यह बताएगा कि जनता ने मुहर लगाई थी। आपने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कैसे एनडीए को सफलता मिली। पाकिस्तान का वो हाल करेंगे, जो कुछ बचा है, जो कुछ उसने सोचा नहीं होगा वह सब कुछ समाप्त कर देगा। अब कोई सपूत भी नहीं मांग रहा है। देशव्यापी नुकसान हुआ जब राम मंदिर जो सबसे बड़ा अभियान था उसके बाद भी बीजेपी को हार मिली, और सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई। जब हम 2025 की बात करते हैं और दावेदारों की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, झपटा झपटी की बात करते हैं, तो महागठबंधन में फिर से कंफर्म मान सकते हैं। अब देखिए सवाल पैदा होता है कि सामने में एनडीए से कौन है। उषा विद्यार्थी जो एलजेपी की प्रत्याशी थी, कभी विधायक भी बनी थी, वह भूमियार है। तो जेडीयू में भी एक महिला नेत्री है श्वेता विश्वास, अच्छा, वह भी प्रयास कर रही है। बीजेपी में अशोक वर्मा के बारे में खबर यह है कि इनकी पैरवी सम्राट चौधरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानना हम आपसे ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार की ये सक्रियता क्या दर्शा रही है। जिस तरीके से बीजेपी उन्हें झुकाने की कोशिश कर रही थी, आंतरिक साजिश में लगी थी, तो नीतीश कुमार ने मीटिंग्स का दौर शुरू कर उसे झटका दिया। जेडीयू न छोटा भाई होगा न बराबर का भाई। नीतीश कुमार जैसे तने हैं वैसे में लग रहा है कि सांकेतिक तौर पर ही उनकी सीटें तो अधिक करनी होगी। नीतीश कुमार जब तन जाते हैं तो बीजेपी को झुकना पड़ेगा। देखिए अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं जमुई की सीट की। क्या खबर है जमुई से, क्या जानकारी मिल रही है? श्रेयसी सिंह का टिकट तो अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन से कौन, क्या फिर से विजय प्रकाश यादव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कौन है? यहाँ कुछ निर्दलीय बहुतों को लग रहा है कि पहले यह सीट छुड़ाओ। क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, मिजाज में क्या चल रहा है? पेच यह नहीं है, पेच यह है कि एनडीए में उन्हें सीटें कितनी, वह कम से कम 42 सीटें, 42 सीट, 42। उनका कहना यह है कि हमने 5 सीटें जीती, एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो 30 तो ऐसे ही होंगे। चिराग ने एक और काम कर लिया है कि महागठबंधन में करीब करीब अपने चाचा पशुपति पारस की एंट्री। अब एक और नाम की चर्चा हो रही है। चर्चा किसकी हो रही है? क्रिकेटर ईशान किशन के पिता, इनकी चर्चा भी वहाँ तेज है, हो रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने की इन्होंने तैयारी कर ली थी और कहा जाता है कि चिराग पासवान से बातचीत भी हो गई, हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी। प्रशांत किशोर की इतनी भूमिका बन चुकी है कि दोनों गठबंधन में छटपटाहट है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन है। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट है इमामगंज की सीट। उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। आरजेडी के विधायक टूट रहे थे तो लालू यादव गुस्से में और कह रहे थे विधानसभा अध्यक्ष के घर में नक्सली छुपा है। अरे बाप। वही उदय नारायण चौधरी अब आरजेडी में 2015 में यहाँ जीता ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बिस्मिल अजीमाबादी ने बहुत खूब फरमाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर तरफ हो रही है, और आपने ये भी देखा है कि भारत ने पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है, होश में ला दिया है और मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। देखिए आज संडे का दिन है और बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में हम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ आपको विधानसभा सीटों का हाल भी बताएंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम 6 विधानसभा सीटों का जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए पहली सीट है पालीगंज की सीट, दूसरी है जमुई की सीट,
तीसरी है नवादा की सीट, फिर मधुबनी की सीट की चर्चा होगी, फिर लौकहा की सीट की चर्चा होगी और अंत में हम जिक्र करेंगे इमामगंज की सीट का। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम विधानसभा सीटों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र होगा, क्योंकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो जिक्र होगा ऑपरेशन सिंदूर का। आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर का कितना प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है? देखिए समरीन जी, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और देखिए, पाकिस्तान यदि नापाक हरकतें करता रहेगा तो पाकिस्तान मिट जाएगा। भारत तैयार है। भारत के 140 करोड़ लोग सब कुछ भूलकर देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि भारत माता की जय हमारा उद्घोष है। तो देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया? क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा संपोषित और संरक्षित आतंकियों ने कश्मीर में आकर हत्याएं की, संहार किया, तो जवाब दिया जाना था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को, मतलब 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना घटी। उस दिन तो मैं जम्मू कश्मीर में ही था। और फिर 24 अप्रैल को बिहार की धरती से ही यह संदेशा दिया था कि पाकिस्तान का वो हाल करेंगे, जो कुछ बचा है, जो कुछ उसने सोचा नहीं होगा, वह सब कुछ समाप्त कर देंगे। तो देखिए, हम इस बात के फिर भी पक्षधर हैं कि युद्ध से बचा जाना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। बिल्कुल, क्योंकि भारत उनके नागरिकों को नहीं मार रहा है। उन्होंने जो आतंकी पाल रखे हैं, जिन आतंकियों के बूते वह भारत में कारस्तानी करा रहा है, संहार करा रहा है, उनके ठिकानों को हम ध्वस्त कर रहे हैं। तो यह आवश्यक भी है और यह राष्ट्रहित में भी है। लेकिन जब बिहार की बात करेंगे, हमने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार में ही उद्घोष किया था और अपना किया, जो उन्होंने कहा वह पूरा किया है। और आप देख रहे हैं कि देश में माहौल कैसा बना है। बिल्कुल जी, और राष्ट्र भावना लोगों के भीतर सब कुछ भूलकर इस तरीके से जागृत हो गई है कि पूछिए मत। तो युद्ध की स्थिति क्या बनेगी, नहीं बनेगी, यह तो आगे आने वाले दिनों में मालूम होगा। क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है। और जहां पाकिस्तान जा रहा है वहां पूछा जा रहा है, यदि आतंकी पालोगे तो मारे जाओगे ना। बिल्कुल। तो देखिए, अब बिहार की बात करते हैं। जब चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे देश में अकेला चुनाव है, तो इसमें सारी शक्तियां, और हम बिहार के तमाम विपक्षी दलों को भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि वे राजनीति से इतर भारत माता की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, सेना का साथ दे रहे हैं। राजनीति नहीं हो रही है। अब कोई सबूत भी नहीं मांग रहा है। हाँ, ठीक है, सबूत तो स्वयं दिखा रहा है पाकिस्तान कि देखो भारत वालों ने किस तरीके से हमारे, और मौलाना मसूद अजहर वह खुद कह रहा है कि हमारे परिवार वाले इतने मारे गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। यानी कि निस्तो नाबूद तो कर दिया है। हाँ, निस्तो नाबूद तो कर दिया है। तो देखिए, अब क्या है, बिहार का चुनाव संपूर्ण रूप से राष्ट्र प्रेम का चुनाव हो सकता है, राष्ट्रीयता का चुनाव हो सकता है। और बीजेपी जितनी ताकत पहले नहीं लगा रही थी, उससे अधिक ताकत अब बिहार में लगाएगी, उससे अधिक ताकत बिहार में लगाएगी जी। क्योंकि देखिए, भारत पाकिस्तान की तनातनी के बाद चुनाव का परिणाम यह बताएगा कि जनता ने मुहर लगाई कि नहीं लगाई। आपको 1999 का चुनाव याद होगा। नहीं, माफ कीजिएगा, 1971 नहीं, 1971 का बार, ठीक है ना। 1971 का बार हुआ, भारत को जीत मिली, लेकिन इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव नहीं जीत पाई। हाँ, बिल्कुल। 1999 में कारगिल का बार हुआ, जीत मिली, लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, मतलब भाजपा हार गई। तो देखिए, बीजेपी, लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरे हैं। आपने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कैसे एनडीए को सफलता मिली थी। लेकिन अभी बिहार के चुनाव में वक्त है जी। लोग भूल भी जाते हैं और एक एक चीज की समीक्षा होती है। तो नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए
क्योंकि एक झटका लगा लोकसभा चुनाव में एनडीए को, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को विशेष 10 सीटों का नुकसान हो गया एनडीए नहीं, आप सिर्फ बिहार में 10 सीटों के नुकसान की बात कर रही हैं, नहीं 39 था पहले, हाँ, ठीक है, आप बिहार में नुकसान की बात कर रही हैं। देशव्यापी नुकसान हुआ जब राम मंदिर जो सबसे बड़ा अभियान था, उसके बाद भी बीजेपी को हार मिली और सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में ही मिली। जी। तो अब जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसके बाद बिहार में कहीं हार का मुंह न दिखना पड़े, इसलिए बीजेपी इतनी ताकत लगाएगी कि पूछिए मत। और बीजेपी ने पहले से ताकत लगा रखी है। पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश के 150 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां बिहारी रहते हैं, वहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं। अच्छा। और बिहारियों को बुला रहे हैं कि चलिए चुनाव के वक्त वोट दीजिए। तो अब राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी होगी। और देखिए, आज की तारीख में कहें, जब रविवार को हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बिहार के चुनाव में एनडीए की बढ़त साफ साफ दिखने लगी है और निर्णायक बढ़त दिखने लगी है। बढ़त दिख रही है साफ तौर पर। अब इससे लड़ने के लिए विपक्ष क्या स्ट्रेटजी तय करेगा, यह देखने की बात होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर जो बहस छिड़ी थी, जो कई बातें हो रही थी, हो लगी थी, अब राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम, पाकिस्तान को जवाब दो, पाकिस्तान को कितना तगड़ा जवाब दिया गया, यह चुनाव का मुद्दा बन सकता है। चुनाव का मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम विधानसभा सीट से शुरू करते हैं। जो पहली विधानसभा सीट है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पालीगंज की सीट। क्या खबर है पालीगंज से? देखिए, पटना जिले का पालीगंज विधानसभा क्षेत्र, यदि हम दानापुर की ओर बढ़ते हैं तो पालीगंज पटना जिले का अंतिम विधानसभा क्षेत्र है। और देखिए, 2020 में यहाँ माले ने मतलब महागठबंधन ने जीत हासिल कर ली। देखिए, पटना का इलाका, मगध का इलाका, पटना में दानापुर में आपने देखा ही आरजेडी की जीत हो गई। आपने देखा विक्रम में तब सिद्धार्थ कांग्रेस में ही थे, वो जीत गए। मनेर में आरजेडी की जीत हो गई और पालीगंज में भी माले की जीत हो गई। हाँ। तो उस इलाके में एनडीए को हार मिली थी। इसके कई कारण भी रहे और पालीगंज की चर्चा जब हम विशेष रूप से करते हैं तो वह बात हम बार बार कहते हैं कि माले और राजद का गठजोड़, डेडली कॉम्बिनेशन। तो डेडली कॉम्बिनेशन, तो 2020 में माले के मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ चुनाव जीत गए। अब संदीप सौरभ की शादी भी हुई है, उन्हें बधाई भी बनती है, ठीक है। शादी के बाद मैं मिला भी नहीं हूं। तो उन्हें 67,917 वोट आए थे और उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, जो कभी शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के पौत्र हैं और निवर्तमान विधायक थे, उन्हें चुनाव में शिकस्त दी थी। बच्चा यादव जेडीयू के प्रत्याशी को 37,000 के करीब मत मिले थे। नहीं, माफ कीजिएगा, 37,000 मतों से वे हारे थे। ठीक है ना, बच्चा यादव। तो इस तरीके से वहां माले की जीत मिली। अब चिराग पासवान जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां खिला तो कर ही रहे थे। तो वहां उषा विद्यार्थी जो भाजपा से आयातित होकर लोजपा में पहुंची थी, वह प्रत्याशी बनी थी चिराग पासवान की और उन्हें 16,102 मत आया था। तो हम यह नहीं कह सकते कि उषा विद्यार्थी न रहती तो बच्चा यादव जीत ही जाते, क्योंकि जीत का फासला 37,000 मतों का है। ठीक है ना? तो अब उषा विद्यार्थी वापस बीजेपी में जा चुकी है। जब हम 2025 की बात करते हैं और दावेदारों की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, झपटा झपटी की बात करते हैं, तो महागठबंधन में संदीप सौरभ माले प्रत्याशी का टिकट फिर से कंफर्म मान सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए, संदीप सौरभ का कद और बढ़ा जब लोकसभा चुनाव का वक्त था। तो आपने देखा कि संदीप सौरभ को नालंदा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। वे नहीं जीते और नालंदा में जीतना भी नहीं था, लेकिन कोई ना कोई चुनाव लड़ता। फिर भी हम यह कहते हैं, जो हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हासिल की, कि संदीप सौरभ के बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन उनके एक भाई है। अच्छा। उन्हें भी पता करना चाहिए जी। उनके भाई की कार्यशैली को लेकर, उनके भाई
के व्यवहार को लेकर कई तरीके की शिकायतें लोगों को है और इसका ध्यान संदीप सौरभ को रखना चाहिए कि आखिर जनता के बीच और वैसी शिकायतें हैं जो शिकायतें आम तौर पर माले के किसी विधायक और नेता के संबंध में नहीं मिलती है। इशारों में आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो संदीप सौरभ को इसका ध्यान रखना होगा। तो हम संदीप सौरभ का टिकट कंफर्म ही मानते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन वहां माले के एक दूसरे नेता हैं अनवर, अच्छा, जो स्थानीय हैं, पुराने हैं और पहले भी दावेदार रहे हैं, तो उनकी कोशिशें भी चलती रहती है। अच्छा, उनकी कोशिशें भी चलती रहती है। बिल्कुल, हाँ। अब देखिए सवाल पैदा होता है कि जब महागठबंधन से यह सीट माले के लिए फाइनल है, तो फिर सामने में एनडीए से कौन होगा? ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए एनडीए की स्थिति यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कई सीटों की अदला बदली की चर्चा भी चल रही है और हारी हुई सीटों की, ताकि एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को कभी न कभी चुनाव लड़ने का मौका मिले। आशय यह कि यदि जेडीयू हार गया है तो वहां बीजेपी को मौका मिल जाए और बीजेपी हार गई है तो वहां जेडीयू को मौका मिल जाए। लेकिन पालीगंज में यह होगा, यह हम नहीं कर सकते। देखिए हमने कहा 2020 में जेडीयू प्रत्याशी निवर्तमान विधायक जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव चुनाव हारे थे, लेकिन 2015 में जब वह चुनाव जीते थे तो वह जेडीयू में नहीं थे। अच्छा। वह आरजेडी के प्रत्याशी थे। 2020 के चुनाव के पहले वह जेडीयू में आए थे, मतलब लालू यादव को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आए थे। बिल्कुल, हाँ। तो अब भी ये जेडीयू में ही बने हुए हैं, तो इनकी दावेदारी बनती है। हाँ, बड़े परिवार से है, बड़े परिवार से है, तो इनकी दावेदारी बनती है। अब वही देखिए जेडीयू की ही चर्चा करें तो नंदकिशोर कुशवाहा है। अच्छा, ठीक है, पालीगंज को कुशवाहा सीट भी माना जाता है। तो नंदकिशोर कुशवाहा को कभी नीतीश कुमार ने एक आयोग का सदस्य भी बनाया था, शायद फूड कमीशन का, और सक्रिय रहते हैं। तो नंदकिशोर कुशवाहा भी लगे हैं टिकट की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सीट किसके पास रहेगी? ठीक इसी प्रकार से देखिए जब हम कह रहे हैं कि पालीगंज में यादव, पालीगंज में कुशवाहा, पालीगंज में भूमियार, उषा विद्यार्थी जो एलजेपी की प्रत्याशी थी, कभी विधायक भी बनी थी, वह भूमियार है। तो जेडीयू में भी एक महिला नेत्री है श्वेता विश्वास। अच्छा, वह भी प्रयास कर रही है, तो उनका प्रयास भी जारी है। टिकट तो एक को ही मिलना है, कोई बागी होकर लड़ जाए। इस बार चिराग पासवान क्या करेंगे मुझे नहीं पता। वैसे चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, इसकी गारंटी तो मुझे लगती है। तो ये स्थिति, लेकिन बीजेपी जो हमने कहा कि अदला बदली की बात हो रही है, तो बीजेपी में अशोक वर्मा के बारे में खबर यह है कि इनकी पैरवी सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अच्छा। ये जाति से कुशवाहा है, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से उषा विद्यार्थी, बिल्कुल, जो नीतीश को हराने के लिए चिराग पासवान के साथ 2020 में गई थी, वह वापस बीजेपी में है और 2025 में बीजेपी से टिकट चाह रही हैं। बिल्कुल। तो उनका नाम है। एक रामजन्म शर्मा है, यह भी बहुत पुराने नेता हैं, तो उनकी खबर भी है कि वह भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से वहां, और यदि हम बात करें, देखिए अब चुनाव सिर्फ एनडीए और सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं हो रही है, हर जगह जनसुराज की बात भी हो रही है कि भाई प्रशांत किशोर की उम्मीदवार कौन है और वह चुनाव जीतेंगे, खेल बनाएंगे, खेल बिगाड़ेंगे, इस पर भी बहस चल रही है। तो देखिए डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा है, पालीगंज के ही हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, पहले कभी माले में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और पॉपुलर डॉक्टर है। तो पालीगंज ग्राउंड जीरो से जब हमने मालूम किया तो खबर मिली कि ये प्रशांत किशोर का झंडा उठाए हुए हैं। तो आगे फिर हम जब कभी चर्चा करेंगे पालीगंज की, जब दूसरे दौर में आएंगे, तो हम यह बताएंगे अपने दर्शकों को कि कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे छूट गया, और क्या वजह रही पीछे छूटने की, या क्या वजह रही आगे जाने की,
या फिर कोई नया उम्मीदवार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कई नए पत्ते जी। खुलेंगे, अभी कई नए पत्ते खुलेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड दिखने को मिल रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास दबंगई है, वह चुनाव लड़ने को बेताब है। और जहां जहां टिकट की बिक्री होती है, हाँ। उन दरवाजों पर खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। तो ये पालीगंज की खबर है सम्मिलित जी। ये पालीगंज की खबर तो हो गई, लेकिन अब हम जिक्र करना चाहेंगे नीतीश कुमार का भी। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों नीतीश कुमार एक बार फिर से बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। जेडीयू के नेताओं के साथ भी मीटिंग की, बीजेपी के नेताओं के साथ भी मीटिंग की। तो जानना हम आपसे ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार की ये सक्रियता क्या दर्शा रही है। देखिए, पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम किया था अजीत द्विवेदी के साथ, और हमने कहा था नीतीश कुमार फिर से तन गए हैं नीतीश कुमार। हाँ, जो नीतीश कुमार यानी कि फिट एंड फाइन हो गए हैं। नहीं, फिट एंड फाइन की बात, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन वह तन गए दिखते हैं। जिस तरीके से बीजेपी उन्हें झुकाने की कोशिश कर रही थी, आंतरिक साजिश में लगी थी, सपना कैसे अपना हो इसकी व्यूहरचना रची जा रही थी। हाँ। तो नीतीश कुमार ने मीटिंग्स का दौर शुरू कर उसे झटका दिया है, और पहले अपने साथियों के साथ, मतलब जेडीयू के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, और यह स्पष्ट कर दिया। देखिए, जब आपको लड़ने जाना होता है तो सबसे पहले अपनी सेना को देखते हैं और उसके मनोबल को ऊंचा करते हैं। तो नीतीश कुमार ने, देखिए, उस बैठक में ललन सिंह भी थे, संजय झा भी थे, उमेश कुशवाहा भी थे, विजय चौधरी भी थे, अशोक चौधरी भी थे। बिल्कुल, हाँ। यह स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू न छोटा भाई होगा, न बराबर का भाई होगा सीट शेयरिंग में। अच्छा, बड़ा भाई होगा। बड़ा भाई होगा। हाँ जी। तो क्यों बड़ा भाई होगा? बीजेपी मुकर नहीं सकती है, क्योंकि 2024 में बीजेपी के आग्रह पर केंद्र में बीजेपी को सरकार बनानी थी, हमने एक सीट कम ली थी। बिल्कुल, तो इसलिए हम बराबर नहीं होंगे, छोटे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, तो बड़े होंगे। हाँ, तो पहले तो हम लोग 100 ही 243 सीटें ही है, बिल्कुल। हम लोग 100 अत्यधिक मान रहे थे। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जैसे तने हैं, वैसे में लग रहा है कि सांकेतिक तौर पर ही उनकी सीटें तो अधिक करनी होगी। 2020 में 115 सीटों पर लड़े थे और 122 सीटें मिली थी, 7 सीटें जीतन राम मांझी को देने के लिए। हाँ। तो 115 तो संभव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में बने रहना चाहते हैं। और देखिए, दूसरी बात कि वह चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान की चर्चा भी आप आगे करेंगे। हाँ, करेंगे जी। तो देखिए, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा की पीठ थपथपाई है नीतीश कुमार जी। छोटे भाई बड़े भाई, हाँ, यानी कि लव कुश कॉम्बिनेशन, क्योंकि वह बीजेपी को कुशवाहा कार्ड खेलने के लिए खुला नहीं छोड़ देना चाहते। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लवकुश कार्ड की काट में ही सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और आज की तारीख में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और आप कह सकती हैं कि सम्राट चौधरी सचमुच नंबर 2 का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, और जो वह कह देंगे वह हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में वह बात कही जाती है कि वह भविष्य की राजनीति करते हैं। जी। और नीतीश कुमार जब फिट एंड फाइन थे तो यह भी कहा जाता था कि वह सोने के पहले 2 लोगों में झगड़ा लगा देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, राजनीतिक झगड़ा, राजनीतिक झगड़ा। बिल्कुल। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा की पीठ थपथपा दी है। हाँ, बड़ा मैसेज दे दिया। हाँ, बड़ा मैसेज दे दिया। और संभव यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में एक अलग हेलीकॉप्टर मिले। अच्छा, हाँ, प्रचार के लिए। अब यह हेलीकॉप्टर बीजेपी वाले देंगे कि जेडीयू वाले देंगे, हाँ, यह अलग बात। हाँ, और बहुत चिंता करने को नहीं कहा गया है कि ठीक है, आपके लिए हम बात करेंगे। तो नीतीश कुमार बिल्कुल लॉ में है, और वह चाहते हैं, वह कह रहे हैं कि भाई, जब नेतृत्व मुझे करना है और नेता ही छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। इंजन कमजोर होगा, बोगी भारी रहेगी। तो इंजन तो
मजबूत रहना है, मजबूत इंजन रहना तो चाहिए। मजबूत रहना हाँ, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नीतीश कुमार तने हुए हैं, और नीतीश कुमार जब तन जाते हैं तो बीजेपी को झुकना पड़ता है। अच्छे अच्छों की हवा निकाल देते हैं हाँ, नीतीश आपने देखा कुमार, लोकसभा बिल्कुल, चुनाव में ना बिल्कुल बिल्कुल कि शिवहर की सीट उन्होंने लवली आनंद के लिए कैसे बीजेपी से ले ली। बिल्कुल जी। देखा आपने? हम्म। आपने यह भी देखा कि जो फैसला उन्हें करना है वो कर लिए, ठीक है ना। किसी की नहीं सुनी। हाँ, किसी के नहीं सुनते हैं। तो अब नीतीश कुमार लगातार देखिए, उनकी पार्टी भी अब चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ती है, प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग हुई बिल्कुल बोधगया में। नीतीश कुमार पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी पहुंच गए और अब लोगों से मिलना जुलना वो बढ़ा रहे हैं। और आप तो लगातार बात करती रहती हैं उनके बेटे निशांत से। मैं फिर कह रहा हूं, निशांत की शादी अभी नहीं होने जा रही है, और निशांत की ऑफिशियल पॉलिटिकल लॉन्चिंग में नहीं होने जा रही है, लेकिन निशांत की जो बातें हैं उसे और दूर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, यह बात स्पष्ट है समरीत जी। देखिए, अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं जमुई की सीट की। क्या खबर है जमुई से, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए समरीत जी, जमुई की पहचान की पहले बात करते हैं। जमुई को जंगल के लिए भी पहचाना जाता है और नक्सलियों के लिए भी पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जमुई की पहचान नरेंद्र सिंह के कारण भी है। नरेंद्र सिंह पूर्ण रूपेण बड़े राजनैतिक व्यक्तित्व वाले शख्स थे। और जमुई जिला कैसे बना? देखिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो 3 जिले ऐसे बने जिसने सबको चौंकाया था। जमुई जी। नरेंद्र सिंह के कारण बना, शेखपुरा राजो सिंह के कारण बना, और शिवहर रघुनाथ झा के कारण बना। वह रघुनाथ झा जिसके कारण ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। तो जमुई तो आगे बढ़ा, बिल्कुल। शेखपुरा भी आगे बढ़ा, शिवहर आज भी बहुत पीछे छूटा हुआ है। रघुनाथ झा भी नहीं रहे, बिल्कुल, राजो सिंह भी नहीं रहे, और नरेंद्र सिंह भी नहीं रहे, बिल्कुल। तो देखिए, जमुई पर नरेंद्र सिंह की पकड़ रही है, लेकिन पकड़ छूटती भी रही है, और 2020 में फिर से छूट गई। 2020 में श्रेयसी सिंह बीजेपी की प्रत्याशी, गोल्डन गर्ल, ठीक है जी। और श्रेयसी सिंह कौन? दिग्विजय सिंह, दादा की बेटी। हाँ, दादा की बेटी। वह बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत गई, और आज भी उनकी छवि बेदाग है। बिल्कुल, हाँ। ऐसा नहीं है कि श्रेयसी सिंह को घेरने की कोशिश नहीं की गई। 2020 में भी जबरदस्त घेराबंदी हुई। नरेंद्र सिंह परिवार भी विरोधी था। उनके बेटे अजय प्रताप भी चुनाव लड़ रहे थे, और विजय प्रकाश, जयप्रकाश नारायण यादव के छोटे भाई, जो पहले विधायक भी रहे जमुई से, वह महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो श्रेयसी सिंह को 79,603 वोट आए। अच्छा। और विजय प्रकाश को 38,554। तो जीत मिली श्रेयसी सिंह को, बड़ा फासला है। अब देखिए, पप्पू यादव की पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद शमशाद आलम, इन्हें 17,800 मत आए थे। अच्छा। इन्हें विशेष रूप से मुसलमानों का मत आया था। बिल्कुल। तो यह मत जो है आरजेडी को नुकसान पहुंचाता है, और श्रेयसी सिंह को फायदा पहुंचा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन सुजाता सिंह एक निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, वह 17,502 मत ले आई थी। निर्दलीय चुनाव और इतना ले, हाँ जी। और नरेंद्र सिंह के बेटे, जब उन्हें किसी गठबंधन से टिकट नहीं मिला, तो वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ गए। अजय प्रताप, यह भी एक बार विधायक रहे, अच्छा, जमुई से। अच्छा, जी, ठीक है ना। जी। उन्हें 15,712 मत आए। तो श्रेयसी सिंह को जीत मिली। 2015 में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, याद रखिएगा, नीतीश कुमार तब साथ में थे, बिल्कुल, विजय प्रकाश, जयप्रकाश नारायण यादव के भाई, चुनाव जीत गए 66,577 मत लाकर। और अजय प्रताप सिंह, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, पहले विधायक भी रहे, नरेंद्र सिंह के बेटे, 58,328 मत लाकर चुनाव हार गए। ठीक है। जिस अजय प्रताप सिंह के बारे में हमने बताया कि 2015 में बीजेपी से लड़े, 2020 में आरएलएसपी से लड़े, दोनों चुनाव हारे, वह अजय प्रताप सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे 2010 में, जब पूरे बिहार में नीतीश कुमार की लहर चल रही थी, तो वह जेडीयू के उम्मीदवार थे
और चुनाव जीत गए थे और 60,130 मत आया था। विजय प्रकाश को 35,663 मत। तो यह तो इतिहास हो गया। बिल्कुल। अब हम झपटा झपटी, रेस और टिक टिक सबकी बात कर लें तो देखिए, श्रेयसी सिंह का टिकट तो कंफर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। हम्म। कोई दूसरा कोई दावेदार भी नहीं है, हाँ, दावेदार भी नहीं है। हाँ, जमुई से जब हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लिए तो कोई दावेदार भी नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि महागठबंधन से कौन लड़े। क्या फिर से विजय प्रकाश यादव लड़ेंगे? विजय प्रकाश यादव मतलब जयप्रकाश नारायण यादव के भाई। तो कई लोग कहते हैं कि देखिए, विजय प्रकाश और जयप्रकाश नारायण यादव की नजर में 2 सीटें हैं। अच्छा, तो नजर में 2 सीटें हैं तो दूसरी सीट कौन है जी? तो यह सीट जमुई की सीट लड़ने के लिए छोड़ सकते हैं किसी दूसरे के लिए राजद में। अच्छा। विजय प्रकाश, क्योंकि अजय प्रताप सिंह जो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, सुमित सिंह बिहार सरकार के मंत्री के बड़े भाई हैं, जो 2020 में आरएलएसपी के प्रत्याशी थे, 2015 में बीजेपी के प्रत्याशी थे और 2010 में जेडीयू के विधायक थे। बिल्कुल, विधायक थे। वह लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त आरजेडी में शामिल हो गए थे। अच्छा, आरजेडी में शामिल हो गए थे। जी। और तेजस्वी यादव ने उन्हें वचन दे रखा है कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। तो क्या यह तय माना जाना चाहिए? हमने कहा ही कि देखिए, नरेंद्र सिंह की पकड़ है कि अजय प्रताप महागठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार होंगे जमुई से, श्रेयसी सिंह के सामने दे दिया है। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या राजपूत बनाम राजपूत? बिल्कुल। देखिए, लेकिन दावेदार कहाँ कम होते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही शमशाद आलम जो जाप वाले, पप्पू यादव की पार्टी वाले, जी, वह भी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर। अच्छा, वो भी राजद में शामिल हो गए हैं। और जब एक बार चुनाव लड़ लिया है तो चुनाव लड़ने की इच्छा उत्कंठा तो होगी ही होगी। इसके अलावा देखिए, राजद से ही टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं अशोक कुमार कुशवाहा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ बीजेपी में कोई दूसरा दावेदार नहीं, ठीक है, जेडीयू में कोई दूसरा दावेदार नहीं, लेकिन राजद में लंबी लाइन। हाँ, राजद में लंबी लाइन, बीजेपी में अकेले श्रेयसी सिंह है। हाँ। पर यहाँ जनसुराज देखिए, पिछले दिनों जमुई गए थे प्रशांत किशोर, बिल्कुल, और बड़ी सभा हुई थी। बिल्कुल। तो यहाँ 3 लोगों की चर्चा है। 3 लोगों की हाँ, चर्चा। 3 लोगों की चर्चा है। इसमें देखिए, अनिल सिंह हैं जिला परिषद के सदस्य, वह जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जिन 3 लोगों का नाम हम ले रहे हैं जनसुराज के दावेदारों में, वह एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तो अनिल सिंह जिला परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। संजीव सिंह एक बड़े स्कूल के संचालक हैं, जी। और रूपेश सिंह जो पेशे से वकील हैं और पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर का निर्णय वहां तो बहुत सारी रणनीति और बहुत सारी शर्तें भी है ना। तो रूपेश सिंह, संजीव सिंह और अनिल सिंह, लेकिन ऐसा है कि यहाँ कुछ निर्दलीय भी, निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे। हाँ, बहुतों को लग रहा है कि पहले यह सीट छुड़ाओ। अच्छा, हाँ, पहले यह सीट छुड़ाओ। ठीक है ना, किससे छुड़ाओ समझ गए? बिल्कुल। हाँ? जी। हाँ। तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर अमरेंद्र कुमार अत्री हैं, ठीक है ना, ये भी पहले जनसुराज पार्टी से जुड़े थे। अच्छा, समझे? ये भी बड़े स्कूल के मालिक हैं और इनका लगाव भी नरेंद्र सिंह से रहा है, नरेंद्र सिंह के परिवार से रहा है। तो यह भी आमादा है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे जी। ग्राउंड जीरो पर क्या होगा आपको हम बताएंगे आगे, जब कोई और वीडियो करेंगे। और जब अजय प्रताप चुनाव लड़ रहे थे 2010 में, 2015 में, तो यह अजय प्रताप के चुनावी प्रबंधक भी थे। अच्छा। अभी आप चौंकी थी जब हमने कहा था कि सुजाता सिंह को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर 17,502 मत आ गए थे। तो यह पप्पू मंडल की पत्नी है। अच्छा। यह फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने को, हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो जमुई की फिजा में तो अभी ये नाम चल रहे हैं, बाकी नाम आगे कौन, पीछे कौन, मजबूत कौन, सब कुछ बताएंगे।
आगे जब दूसरे दौर में हम बिल्कुल, लोग प्रवेश करेंगे प्रवेश करेंगे तो जी। सब कुछ बताएंगे। जी। लेकिन बिहार में इस जी। वक्त कुछ लोग हैं जो बिल्कुल हॉट टॉपिक बने हुए हैं और उसमें से एक नाम चिराग पासवान का भी है। क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, मिजाज में क्या चल रहा है? आपकी तो मुलाकात भी हुई थी। देखिए, चिराग पासवान तो देखने सुनने में भी हॉट लगते हैं जी हाँ? बिल्कुल हाँ। और वह जानते हैं कि हमें चर्चा में बने कैसे रहना है। और वह यह भी समझते हार्ड हैं बार्गेनर भी है। हाँ, और वह यह भी समझते हैं कि आज की राजनीति जो है वह मार्केटिंग है और ब्रांडिंग है। ठीक है, बिल्कुल। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। ठीक है जी, यह भी चर्चा हो रही कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी आप जमुई विधानसभा क्षेत्र की बात कर रही थी। खबर यह है कि वह सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र जमुई जिले में ही है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा का स्वयं चुनाव लड़ सकते हैं, स्वयं लड़ सकते हैं। और यदि वह एनडीए में रहते हुए सिकंदरा से चुनाव लड़ते हैं बिहार विधानसभा के लिए, तो उन्हें केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा भी नहीं देना होगा। हाँ, फिर चुनाव के बाद फैसला होगा। लेकिन पेच यह नहीं है, पेच यह है कि एनडीए में उन्हें सीटें कितनी मिलेगी। अच्छा, ठीक है जी, जो आपने कहा ना हार्ड बार्गेनर है, हाँ। हम कहते हैं बड़े नखरेबाज हैं, स्टबन है, हाँ ठीक है, जिद्दी हैं। हाँ, तो सीट कितने मिलेगी? उनका मानना यह है कि देखिए हमारा जो क्लेम है वह कम से कम 42 सीटों पर बना। 42 सीट, 42 कैसे? उनका कहना यह है कि हमने 5 सीटें जीती। बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो 5 लोकसभा की सीटें जीती। एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो 30 तो ऐसे ही हो गए। फिर उनका मानना यह है कि हमने आपके कहने पर 1 सीट कम कर ली थी, 6 से 5 आ गए थे, तो हमें तो 6 मिलना था। हाँ। तो 6 इंटू 6 36 सीटें होंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर उनका मानना यह है कि 2014 में हम 7 सीटों पर लड़े थे। अच्छा, ठीक है ना, तो 7 इंटू 6 42 सीटें हो गई। हाँ। जब आपने 2019 में हमें 6 सीटें दी, तो बदले में एक और राज्यसभा की सीट दी थी जिसमें रामविलास पासवान जी गए थे। तो 42 बीजेपी समझा रही, नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे चिराग पासवान का लोड नहीं लेना है, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। नहीं, मुझे लोड नहीं लेना। अच्छा, हाँ, ये नहीं कह रहे कि मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मुझे लोड नहीं लेना है। हाँ, चिराग पासवान को बीजेपी समझे। अच्छा, अब समझिए 243 सीटें ही है ना, और 205 सीटें तो अब जेडीयू और बीजेपी के बीच ही बंटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बाकी 38 सीटों में ही बिल्कुल होना है, सब कुछ होना है। हाँ, तो ऐसे में 20 से 25 सीटों के बीच का कोई अंक ही चिराग पासवान के लिए फिट बैठ रहा है। बिल्कुल जी। लेकिन चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं। आपने देखा पटना में नीतीश कुमार ने सभी से मुलाकात की। जब यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हो गई थी, बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात हो गई थी, जेडीयू के नेताओं से बिल्कुल, लेकिन चिराग पासवान से नहीं। तो चिराग पासवान जिन्हें आपने कहा हॉट, तो हाँ, तो दिल्ली में उनसे मिलने विनोद तावरे पहुंचे। विनोद तावरे पहुंचे जो बिहार के प्रभारी हैं। बिल्कुल जी। संकट यह है कि संख्या तय हो जाए, उसके बाद सीटें भी तो, क्योंकि जिन सीटों को वह चाहते हैं या 2020 के चुनावी परिणाम को जीते तो सिर्फ मतिहानी थे। बिल्कुल जी। हाँ, ठीक है ना, राजकुमार सिंह। बाकी जहां वह नंबर 2 और नंबर 3 पर रहे, वहां तो जेडीयू से लड़ाई हुई, उन्होंने जेडीयू को हराया। हाँ? जी। तो जेडीयू उन सीटों का क्लेम कैसे छोड़ दे? बिल्कुल। तो मसला यहां भी फंसा है कि जेडीयू की ही मैक्सिमम सीटें जिस पर चिराग की नजर है, नीतीश कुमार क्यों छोड़ दें? नीतीश कुमार क्यों छोड़ दें? आप जिन सीटों की चर्चा कर लेंगे, अभी चाहे आप दिनारा की चर्चा कर लीजिए, चाहे आप कोई भी सीट उठा लीजिए जहां आप चर्चा करना चाहती हैं, तो वहां जो लड़ाई है वह जदयू के साथ ही है। चाहे आप उबरा की चर्चा कर लीजिए, जिस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर लेंगे वहां लड़ाई जदयू के साथ है। हाँ, तो यह समस्या बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि पेच 2 जगह फंस रहा है। हाँ, पेच आप बात कर लीजिए, सासाराम की सीट की बात कर लीजिए, और सभी के सभी मैक्सिमम मतलब 80% उम्मीदवार वैसे थे लोजपा के 2020 में जिन्होंने मत हासिल किया था,
वो बीजेपी से आए हुए बड़े नेता थे, चाहे वो रामेश्वर चौरसिया थे, चाहे वह राजेंद्र सिंह थे, चाहे उषा विद्या थी, इंदु कश्यप, हाँ जो भी आपको, हाँ फेरिस्त लंबी है। तो मसला यहाँ फंसा है। लेकिन इन सब के बाद भी हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ वे नहीं जा सकते जी, नहीं जा सकते। वे तेजस्वी यादव के मुकाबले अपने को आगे ले जाना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर वाली बात बहुत सच होती दिखाई नहीं पड़ती, जो हाइपोथेटिकल चर्चा है कि प्रशांत किशोर एक तीसरा समीकरण बन सकता है। हाँ, उसकी संभावना देखिए, वो बन जाए तो बहुत बड़ा समीकरण हो जाएगा, बहुत बड़ा समीकरण हो जाएगा। लेकिन जो आपने कहा ना कि वो हॉट टॉपिक, हॉट मैन, सब कुछ जो भी है, तो प्रशांत चिराग ने एक और काम कर लिया है कि महागठबंधन में करीब करीब अपने चाचा पशुपति पारस की एंट्री रोक दी है, बैन कर दिया। हाँ, रोक दिए, बैन तो ये नहीं कर सकते हैं, मतलब इन्होंने प्रयास किया है कि चाचा को एंट्री वहां भी न मिले। देखिए, कई लोग कह रहे थे कि अलौली से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अलौली से वे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान मानते कि उनका ऑरा बहुत बड़ा हो चुका है और अलौली उनका गृह क्षेत्र है। बिल्कुल। फिर वहां पशुपति पारस के बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या खबर होगी कि भाई पशुपति पारस के बेटे से लड़ने के लिए चिराग पासवान को दिल्ली से अलौली आना पड़ा। बिल्कुल, खुद मैदान में उतरना पड़ा। जी। तो चिराग पासवान को लेकर अभी दांवपेच है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कुछ नया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन आखिर में एनडीए में ही रहेंगे, यह बात तय है। अब 20 से 25 सीटों में कोई अंक होगा, उनके मंत्रालय का वजन बढ़ सकता है, उनकी पार्टी के कई लोगों को आयोग बोर्ड में कुछ जगह मिल सकती है, राज्यसभा की एक सीट भी भविष्य के लिए बात हो सकती है। अब देखना होगा क्या होगा। बिल्कुल। तो देखिए, अगली सीट पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगली सीट जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है नवादा की सीट। क्या सुगबुगाहट है नवादा में? देखिए, नवादा को समझना होगा आपको समरीन जी, क्योंकि नवादा में कई शक्तियां हैं और उनमें सबसे बड़ी शक्ति है राजवल्लभ यादव। बिल्कुल। जो सजा याफ्ता हैं, उनके मसले में भी हाईकोर्ट का फैसला आना है। और राजवल्लभ यादव आरजेडी के साथ ही रहे, लेकिन रिश्ता बिल्कुल लोकसभा चुनाव में हमने देखा, आपने देखा, खटास पड़ हाँ, गई। तो नवादा से विधायक कौन है? राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी। तो हमने कहा कई शक्तियां हैं। तो नवादा की राजनीति में राजवल्लभ यादव और कौशल यादव दो ऐसे शख्स जिनके आमने सामने झगड़ा है, ठीक है ना, 32-36 का संबंध है, जो एक इधर, हाँ, एक इधर होंगे, दूसरा उधर होगा। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजवल्लभ यादव बिदके हुए थे। बिल्कुल। भाई उनके परिवार से भी चुनाव लड़ा, जिसने आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को नुकसान पहुंचाया और वहां विवेक ठाकुर चुनाव जीत गए, ठीक है ना। अब इसकी कई वजह हैं। वजह यह भी कही जाती है कि राजवल्लभ यादव को लगता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो हमें मदद नहीं दी गई। हमें मदद भाई किसी ने नहीं किया, जैसा आरोप अनंत सिंह भी लगाते रहे। बिल्कुल। तो बीच में यह कहा जा रहा था कि विभा देवी, जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है, नवादा की मौजूदा आरजेडी विधायक है, वह जेडीयू की ओर जा सकती है। हाँ, यह चर्चा बहुत सरेआम हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों यह चर्चा फिर से शुरू हुई है कि नहीं, विभा देवी और लालू फैमिली के रिश्ते फिर से ठीक हो रहे हैं, यानी कि मधुर हो रहे हैं। तो यदि विभा देवी रुक जाती हैं, तो फिर यहाँ कोई नई खोज नहीं होगी। बिल्कुल। कोई नई खोज नहीं होगी। और जब से यह चर्चा शुरू हुई कि विभा देवी जेडीयू की ओर जा रही हैं, कौशल यादव, जो हमने कहा 32-36 का रिश्ता, कौशल यादव और कौशल यादव की पत्नी, दोनों पति पत्नी कभी विधायक हुआ करते थे। तो कौशल यादव जेडीयू में, तो विभा देवी के जेडीयू में जाने की चर्चा शुरू हुई, तो कौशल यादव ने जेडीयू का नाम लेना करीब करीब बंद कर दिया था। अच्छा, बिदक गए, बंद कर दिया था। क्योंकि कौशल यादव को चुनाव लड़ना ही लड़ना है। बिल्कुल। तो जिधर विभा देवी होंगी उधर ये नहीं रहेंगे। तो उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। अब विभा देवी यदि आरजेडी की तरफ ही रह गई, तो फिर कौशल इधर रहेंगे, जेडीयू की तरफ। हाँ, जेडीयू की तरफ रहेंगे। विभा देवी उधर गई तो कौशल यादव चुनाव लड़ेंगे, यह तो
तय है, या तो तय है। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां देखिए श्रवण कुशवाहा जो लोकसभा का चुनाव लड़े वे भी फैक्टर रहे, बिल्कुल। उन्होंने भी विधानसभा का, उन्होंने कौन सा चुनाव नहीं लड़ा, हर चुनाव हार जाते रहे और हर चुनाव में अच्छा वोट मिलता रहा है। जी बिल्कुल। तो विभा देवी यदि जेडीयू की ओर जाती हैं तो कौशल यादव को तो आरजेडी में आना होगा, श्रवण कुशवाहा तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, ऐसे में है। तो श्रवण कुशवाहा फिर से टिकट की दावेदारी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है ना, तो सब कुछ तय होगा विभा देवी की चाल से। विभा देवी अपने घर में रहती हैं या दूसरे घर में जाती, ठीक है ना। यदि विभा देवी अपने घर में रह गई तो जेडीयू से कौशल यादव की चर्चा होगी, बिल्कुल होगी। हाँ? बिल्कुल। अब एक और नाम की चर्चा हो रही है, देखिए चर्चा किसकी हो रही, क्रिकेटर ईशान किशन के पिता। अच्छा, हाँ, जिनको बड़ी जिम्मेदारी अभी जेडीयू में मिली है। हाँ, जो शामिल हुए थे, प्रणब पांडे नाम हाँ, है, नवादा के ही रहने वाले हैं। ईशान किशन की जो दादी है, मतलब प्रणब पांडे की माँ डॉक्टर सावित्री शर्मा वहां की मशहूर डॉक्टर हैं, तो इनकी चर्चा भी वहां तेज है, हो रही है। तो इस तरीके से नवादा उलझा हुआ दिख रहा है और सब कुछ राजवल्लभ यादव चाहे जिस तरीके के मुकदमे में फंस जाएं, बिना राजवल्लभ यादव नवादा की राजनीति को तय नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है ना। और देखिए राजवल्लभ यादव आरजेडी में सिर्फ अपने लिए या विभा देवी के लिए ही टिकट नहीं लेते थे, उनके कई चेले चपाटी भी आरजेडी का टिकट प्राप्त करते थे और वे विधायक बन जाते थे, ठीक है ना। चाहे वह रजौली विधानसभा की बात हो चाहे बाकी की बात हो। तो ये स्थिति आपको वहां, और बीजेपी का कोई क्लेम बहुत बनता हुआ वहां हमें अब तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह लड़ाई वहां आरजेडी वर्सेस जेडीयू की ही रही है। लेकिन जनसुराज बिल्कुल, तो आप तो मिलती ही रहती है मसीहुद्दीन, हाँ, जी बिल्कुल, मसीहुद्दीन मुखर प्रवक्ता, हाँ, मुखर प्रवक्ता, हाँ, ठीक है ना। पहले अरुण कुमार के सहयोगी हुआ करते थे, चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। अब कितनी संभावना है कितनी संभावना नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन मसीहुद्दीन का नाम लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब प्रशांत किशोर उन्हें इस लायक मानेंगे नहीं मानेंगे, वह चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं नहीं रखते हैं, यह सब बातें देखी जाएगी। तो हमने कहा कि जेडीयू, ठीक है, कौशल यादव, प्रणब पांडे, बीजेपी से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एलजेपी आज से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, इनकी दावेदारी, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना पहले हिंदुस्तानी अवाम पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और आजकल लोजपा, हाँ, उनके प्रवक्ता हैं, ठीक है ना। तो यह भी अच्छी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा भी, देखिए अब यह निर्दलीय होंगे या कहीं और चले जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है। हाँ, ये तो तय है। जनसुराज का दरवाजा भी खुल सकता है, बिल्कुल खुल सकता है। हाँ। तो इनका नाम है अनुज सिंह, अच्छा, ठीक है ना। ये मॉडर्न ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, उसके मालिक हैं, माल जाल में कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरीके से इन्हें चुनाव लड़ना है। देखिए ये लोकसभा भी लड़ना चाहते थे, अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ने की इन्होंने तैयारी कर ली थी और कहा जाता है कि चिराग पासवान से बातचीत भी हो गई थी। अच्छा, और चिराग पासवान के नवादा आने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी हो गई थी। जी। लेकिन अंतिम में खेल क्या बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, या फिर यह बात हो गई कि भाई चिराग पासवान को नवादा की सीट मिल ही नहीं रही है, सीट तो चली गई बीजेपी के खाते में, नवादा की सीट छूट गई। चंदन सिंह पहले जीते हुए थे, तो विवेक ठाकुर बीजेपी से लड़े और जीत भी गए। हाँ, जीत भी गए। तो अनुज सिंह यह चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय है। हाँ, ये तय है। तो यह नवादा की स्थिति है। बाकी तो आगे जो होगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे होगा, सब कुछ हम बताएंगे। तो चलिए अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, और अगली सीट जिसका हम तस्करा करने जा रहे हैं वो है मधुबनी की सीट। मधुबनी का हाल क्या है, क्या खबर है वहां से? मिथिला की सीट मधुबनी, मीठी जुबान के लिए, जी, ठीक है ना। तो मधुबनी में समीर कुमार महासेठ चुनाव जीते हुए, बिल्कुल, आरजेडी से, राजकुमार महासेठ के बेटे। और 2020 में मधुबनी, संपूर्ण मधुबनी जिले में आरजेडी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2015 में तो डंका ही बज रहा था,
तो 2020 में सिर्फ मधुबनी में जीत मिली और दूसरी सीट लोकहा में जीत मिली। तो मधुबनी में यदि आप कह ले 2025 की बात कर ले तो फिर से समीर कुमार महासेठ हैं। बिल्कुल, ये तो तय है। वैसे राजनीति के बड़े चेहरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे जब महागठबंधन की सरकार बनी। तो 2020 के जो आंकड़े थे पहले उसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल, 2015 में भी जीते थे समीर महासेठ, 2020 में भी जीते। जबकि 2020 में यह भी बहुत कई कोण से घिरे हुए थे। तो समीर महासेठ 6,814 मतों से जीते, मतलब संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ। जी जी जी। और इन्हें 71,332 मत आए थे। ठीक है। और इनके खिलाफ लड़ रहे थे सुमन महासेठ। महागठबंधन में यह सीट वीआईपी के खाते में गई थी। नहीं, माफ कीजिएगा, ये आरजेडी की उम्मीदवार थे समीर महासेठ, और एनडीए में यह सीट वीआईपी के खाते में गई थी सुमन महासेठ, जो पहले एक्स एमएलसी। तो वह 64,518 मत लाकर चुनाव हारे। और देखिए अरविंद पूर्वे भी एक जाने पहचाने चेहरे हैं। और कभी जब मधुबनी की बात होती है जी, तो अरविंद पूर्वे के बारे में कहा जाता है कि इनके पिता बलदेव पूर्वे, अच्छा, और समीर महासेठ के पिता राजकुमार महासेठ। तो पूर्वे फैमिली और महासेठ फैमिली, हाँ, इन दोनों की रसूख में प्रतियोगिता चलती थी। अच्छा, कंपटीशन चलता था कौन बड़ा कौन ये। ठीक है। तो अरविंद पूर्वे एलजेपी से लड़ गए चिराग पासवान, ठीक है, तो वह 15,818 मत। देखिए मुकेश सहनी ने बहुत कोशिश की थी और मुकेश सहनी ने चिराग पासवान से बातचीत की थी कि भाई आप जेडीयू के खिलाफ लड़ा रहे हो उम्मीदवार को, तो फिर वीआईपी के खिलाफ मत दो। हाँ, मत दो। लेकिन हाँ, खैर उन्होंने लड़ाई ही। तो 15,818 मत। और देखिए रामदेव महतो जो बीजेपी के एक्स एमएलए हुआ करते थे, यह 2010 में चुनाव जीते थे। यह इन्हें जब टिकट नहीं मिला तो यह इंडिपेंडेंट लड़ गए और इन्हें मत आया 8,247। ठीक है। तो समीर महासेठ लगातार दूसरी बार 2015 में समीर महासेठ 76,823 मत लाकर जीते थे और रामदेव महतो बीजेपी वाले 69,516 मत लाकर हारे थे। 7,307 मतों से जीत मिली थी समीर महासेठ। तो यहाँ संघर्ष होता रहता है। तो देखिए अब तो स्थितियां बदल गई। समीर महासेठ आरजेडी में बरकरार है, मतलब टिकट कंफर्म है। हाँ, टिकट कंफर्म है। हाँ। मुकेश सहनी एनडीए से आ गए महागठबंधन में। बिल्कुल। तो सुमन महासेठ जिन्हें मुकेश सहनी ने झंझारपुर का लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ाया, अब सुमन महासेठ का क्लेम तो मधुबनी विधानसभा क्षेत्र पर नहीं बनता है। बिल्कुल। लेकिन वह भी चुनाव लड़ने वाले डीएनए वाले व्यक्ति हैं। हाँ, जी। हाँ, ठीक है ना। पहले एक बार विधान पार्षद भी रहे हैं। तो सुमन महासेठ क्या करेंगे? सुमन महासेठ बीजेपी के साथ भी रहे हैं। तो सुमन महासेठ को महागठबंधन में टिकट नहीं मिल सकता। ठीक है। मुकेश सहनी चाहकर भी समीर महासेठ का टिकट नहीं कटवा सकते हैं। हाँ, तो सुमन महासेठ कैसे लड़ेंगे यह देखना होगा। या एक चर्चा जो मधुबनी से है कि सुमन महासेठ अपने गृह क्षेत्र, अच्छा, मधुबनी जिला मुख्यालय हुआ ना, तो अपने गृह क्षेत्र बाबू बरही से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। तो उनका एडजस्टमेंट कहाँ होगा? तो यह तो सुमन महासेठ की चर्चा है। लेकिन यह सीट बीजेपी, देखिए जब बात होगी तो बीजेपी अब अपने जिम्मे लेगी। बिल्कुल। हाँ। तो बीजेपी से अब रामदेव महतो को टिकट नहीं मिलना है, जो 2010 के एमएलए, क्योंकि इसलिए नहीं मिलना है कि 2020 में ये बागी हो गए और निर्दलीय लड़ गए। अच्छा। चिराग पासवान के लिए लड़ने नहीं गए थे। ठीक है। हाँ, निर्दलीय लड़ गए। हाँ। तो अब यहाँ नए दावेदार हैं। अरुण राय हैं, मेयर हैं। अच्छा। तो अरुण राय मेयर के बेटे हैं प्रशांत कुमार। तो अरुण राय बीजेपी से जुड़े हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से टिकट मिल जाए उनके बेटे प्रशांत कुमार को। ठीक है ना। इसी तरीके से अमरनाथ प्रसाद है। अमरनाथ प्रसाद जो हैं वह जाने माने स्वर्ण व्यवसायी हैं। तो वह भी प्रयास कर रहे हैं और 2020 में एलजेपी से, अच्छा, यह चुनाव लड़े थे बाबू बरही से। सोचिए ना, चिराग पासवान के सारे उम्मीदवार बीजेपी से गए हुए लोग थे। तो अमरनाथ प्रसाद
वापसी हो चुकी है बीजेपी में। ठीक है। तो इस बार हुआ मधुबनी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हाँ। अब प्रोफेसर किरण कुमारी झा हैं, जी बीजेपी की। हाँ। इनका बेटा जो है आईपीएस प्राधिकारी है। अच्छा। हाँ, तो वह भी चुनाव लड़ना चाह रही हैं। ठीक है, तो यह हो गया। तो अब बात यह हम करें कि भाई एलजेपीआर, तो एलजेपीआर क्या करेगा? तो एलजेपीआर में देखिए अरविंद पूर्वे फिर से कोशिश कर रहे हैं, जो 2020 में लड़े, 2020 में लड़े, जिनके पिता बलदेव पूर्वे के बारे में हमने बात कही। तो उनकी कोशिशें जारी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनसुराज की। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार हर जगह है, हर जगह है। बिल्कुल। तो असलम अंसारी है। असलम अंसारी है। इनके पिता सफीकुल्ला अंसारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। अच्छा। हाँ जी। और इनका अपना एक वोट बैंक है। ठीक है। तो यह जनसुराज से टिकट पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर अनिल मिश्रा हैं, लगातार मुखिया का चुनाव जीतते रहे हैं। ठीक है। और छवि भी ठीक ठाक है, मजबूत वाली है। अनुजा झा है, यह एक्स वार्ड काउंसलर है। अच्छा। वह भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो मधुबनी की स्थिति आज की तारीख में तो ये है समझ जी। मतलब मधुबनी की स्थिति ये है। हाँ, जनसुराज का भी हमने जिक्र कर लिया। हाँ। तो अब हम जिक्र करना चाहेंगे प्रशांत किशोर का। आप देख रहे हैं जी। कि लगातार इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार उद्घोष यात्रा पर है। बिहार बदलाव यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है, आपको क्या लग रहा है, कुछ कमाल कर पाएंगे प्रशांत किशोर? क्योंकि दिन रात तो एक कर दिया है उन्होंने। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की चुनावी राजनीति से बाहर तो हुए नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं हुए। हाँ। और जब 5% वोट लाकर चिराग पासवान बड़े फैक्टर बने रहते हैं, हाँ, जी। तो पहले उपचुनाव में भले ही चारों सीटों पर हार मिल गई, प्रशांत किशोर को 10% के करीब मत आए थे। बिल्कुल। जी। ठीक है। और अकेले चिराग पासवान क्या कर पाते हैं, यह भी आपने 2020 के चुनाव में देखा है। बिल्कुल। मुकेश सहनी अकेले क्या कर पाते हैं? मुकेश सहनी ने तो आज तक स्वयं भी कोई चुनाव नहीं जीता। बिल्कुल। ठीक है, हमेशा फेल रहे जनता की अदालत में। ठीक है। तो जब गठबंधन में होते हैं तो उनके कुछ उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। तो मुकेश सहनी भी एक बड़ी ताकत बने हुए हैं और महागठबंधन के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की राजनीति अभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि 10% से आगे जाना है उनको। बिल्कुल। हाँ, आपने देखा कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान की सभा में क्या दृश्य थे, लोग नहीं थे। लेकिन जब वह जिलों में निकले, वहां की तस्वीरें हाँ, तो वहां तो लोग बिल्कुल उमड़ रहे हैं। हाँ, उमड़ रहे हैं और उनकी बातें सुनी जा रही हैं। और हर जगह देखिए अब उम्मीदवार की चर्चा भी होने लगी है। बिल्कुल, बड़े बड़े पोस्टर्स दिख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को आउट नहीं कर सकते, यह भी सही है। देखिए, प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं करते। यदि प्रशांत किशोर जाति से ईबीसी होते, जाति से दलित होते, हाँ, बिल्कुल, तो शायद वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के बिल्कुल करीब होते। क्योंकि बिहार में जाति से इतर मुद्दों की बात पर राजनीति कठिन है, जो प्रशांत किशोर करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपके वोट के बदले आपको मिला क्या? आपने मांगा ही नहीं। आप 5 किलो अनाज से खुश हो गए। हाँ। आप मंदिर से खुश हो गए। आपने मांगा ही नहीं कि आपके यहाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होने, बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर प्लान की बात करें, प्लान कैसे रोका जाएगा, रोजगार कैसे होगा, बड़ा मुद्दा बन गया है। और उन्हीं मुद्दों पर तो प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में अभी उद्घोष यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद आगे तो प्रशांत किशोर आउट तो नहीं हुए हैं और प्रशांत किशोर की एक भूमिका होगी। हाँ, बिल्कुल भूमिका होगी। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर की इतनी भूमिका बन चुकी है कि दोनों गठबंधन में इस बात को लेकर छटपटाहट है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन होगा। अच्छा। हाँ, सब नजरें गड़ाए हाँ, सब नजरें गड़ाए हुए हैं। और जो उम्मीदवार होगा वह जीतेगा, वह किसका बनाएगा, किसका बिगाड़ेगा, इन तीनों पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है लौकहा की सीट। क्या खबर है, क्या जानकारी है वहां से?
देखिए, जब हम लोकहा की जानकारी ले रहे थे जी। तो मधुबनी में लोकहा है, हाँ जी। तो यादवों के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी मिल गई। अच्छा। ठीक है। खैर, तो लोकहा में 2020 में भारत भूषण मंडल, देखिए हमने पहले ही बताया जब मधुबनी की चर्चा कर रहे थे कि मधुबनी जिले में आरजेडी को 2 सीटें मिली थी। मधुबनी में समीर कुमार महासेठ जीते और लोकहा में भारत भूषण मंडल चुनाव जीत गए। लेकिन भारत भूषण मंडल को चुनाव में जीत इसलिए मिल गई क्योंकि उनके सहायक बने एलजेपी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, जिन्होंने जी नीतीश कुमार के उम्मीदवार को चुनाव हरवा दिया। उद्देश्य यही था। तो भारत भूषण मंडल आरजेडी के प्रत्याशी को 78,523 मत मिले थे और लक्ष्मेश्वर राय जो बिहार सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्हें 68,446 मत मिले। प्रमोद कुमार प्रियदर्शी चिराग पासवान के उम्मीदवार जी हराना जेडीयू को, तो प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को 30,494 मत मिल गए। हमने क्यों कहा कि भारत भूषण मंडल लोजपा प्रत्याशी की वजह से जीते, क्योंकि जीत हार का अंतर 10,077 मत था और प्रमोद प्रियदर्शी को मिला मत 30,494 था। बिल्कुल जी। तो यहाँ चिराग मॉडल चल गया। हाँ, चिराग मॉडल चल गया जी। तो अब देखिए प्रमोद प्रियदर्शी का निधन हो चुका है। ठीक है। प्रमोद प्रियदर्शी 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, भी ध्यान रखिएगा, इसलिए हम कहते हैं चिराग मॉडल की बात। बिल्कुल हाँ। 2015 में क्या हुआ था कि लक्ष्मेश्वर राय जेडीयू के चुनाव जीते जो 2020 में हारे। उन्हें 79,971 मत आया था। प्रमोद प्रियदर्शी बीजेपी जो 2020 में चिराग के, इन्हें 56,138 मत। तो जेडीयू ने 23,833 मतों से जीत हासिल की थी। जी। तो चिराग के कारण जेडीयू की यह सीट 2020 में चली गई। अब देखिए, जब हमने ग्राउंड जीरो पर यहाँ क्या है कैसे है, तो देखिए भारत भूषण मंडल अब महागठबंधन में टिकट के सबसे बड़े दावेदार है। जी। लेकिन इस बार चिराग तो एनडीए में है, मोदी जी के हनुमान है। हाँ, मोदी जी के हनुमान है और एनडीए में रहना है, इसलिए भारत भूषण मंडल की राह बहुत कठिन है। और जब हमने ग्राउंड जीरो से जानकारी प्राप्त की तो मालूम ये हुआ कि जो आरजेडी का बेस वोट है, माई मुसलमान और यादव, बिल्कुल उसे इन्होंने थोड़ा दरकिनार किया है। अच्छा, उपेक्षा की है जी। उपेक्षा की है ग्राउंड जीरो पर। ठीक है। तो वहां जो ट्रैकर चल रहा है हमारा, उसमें मुसलमानों और यादवों की नाराजगी दिखी है। बिल्कुल हाँ। यादवों की नाराजगी, देखिए यादवों का खेल जो हमने यहाँ समझा कि अब तक हम यादवों में 2 ही तरीके के यादव को जानते थे और ये थे किस्नौठ और मजरौठ। अच्छा, ठीक है ना। हमेशा पूरे बिहार में बात कीजिएगा, कहेगा वो किस्नौठ, वो कहेगा मजरौठ। लेकिन हमने लोकहा में जाना कि यहाँ किस्नौठ और मजरौठ से एक और यादव की उपजाति है घोसिन। हाँ। अच्छा। वह जाति सबसे बड़ी जाति है। लोकहा में भारत भूषण मंडल चुनाव जीत गए, लेकिन हमने दैनिक जागरण की एक कटिंग देखी जिसके मुताबिक लोकहा में सबसे अधिक यादव हैं और उनकी आबादी 75,000 है। फिर मुसलमान है। ठीक है। तो यादव 3 प्रकार के, किस्नौठ, मजरौठ और घोसी। जब लोकहा का पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1952 शायद रहा होगा, तो पहले जो एमएलए बने थे जी। जागेश्वर घोष, हाँ। वह घोसिन यादव ही थे। अच्छा, ठीक है ना जी। और उनके बारे में चर्चा यह हमें लोकहा में लोगों ने बताई कि प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हुए, श्री कृष्ण सिंह, बिहार के से। हाँ, बिल्कुल। तो विधानसभा में इतनी गर्मा गर्म बहस हुई थी श्री बाबू और जागेश्वर घोष में कि जागेश्वर घोष ने श्री बाबू पर कुर्सी उठा दी थी। अच्छा, ठीक है जी। और आखिरी घोसिन एमएलए, घोसिन यादव एमएलए, कुलदेव गोइठ हुए 72-77 में, ठीक है, के कार्यकाल में। जब मधुबनी की राजनीति में, झंझारपुर की राजनीति में
देवेंद्र प्रसाद यादव का उदय हुआ तो वह गैर घोषित यादव है। अच्छा, हाँ। तो देवेंद्र प्रसाद यादव के अभ्युदय के साथ ही घोषित यादव का भाव घट गया, हाँ। क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति करनी थी। बिल्कुल, हाँ। तो इसके बाद घोषित यादव इधर उधर होते रहे। जबकि घोषित यादव, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, देखिए यह आंकड़ा हम बता देना चाहते हैं बिल्कुल कि घोषित यादव का दबदबा सिर्फ लोखा में नहीं, फुलपरास में है। अच्छा, बाबूबरही में है जी, खजौली में है, राजनगर में है, निर्मली में है, त्रिवेणीगंज में है, अच्छा, छातापुर में है जी, सुपौल में है और पिपरा में भी है। इतनी सारी हाँ, जगहों पर है। अब देखिए जो आरजेडी की जो टीम है, जो सब कुछ देखती है, उसने पिछले कई चुनावों को एनालाइज किया है और यह महसूस किया है कि इन इलाकों में घोषित यादव की उपेक्षा के कारण किसी घोषित यादव को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, तो इन इलाकों में हार मिल रही है, नाराजगी है। हाँ, हार मिल रही है, हार मिल रही है, हार मिल रही है। बिल्कुल। 2020 में भारत भूषण मंडल तो इसलिए जीत गए ना, क्योंकि चिराग मॉडल चल गया। हाँ। तो इसके कारण अब इस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं ना कहीं घोषित यादव को हमें एडजस्ट करना है। और वैसे भी देखिए यादवों का जो वर्चस्व, देखिए 1990 के दौर में लाल बिहारी यादव जो घोषित नहीं थे, वह आखिरी बार लोखा जीते थे सीपीआई से, ठीक है ना। तो यह तो मुझे जो अतिरिक्त जानकारी मिली थी। अब देखिए अब यहाँ उम्मीदवार कौन कौन, दावेदार कौन कौन, जी। तो आरजेडी से भारत भूषण मंडल ही जो भी विधायक आगे चल रहे हैं, हाँ आगे चल रहे हैं। लेकिन माई समीकरण का गुस्सा यदि बढ़ता है तो फिर समझना खामियाजा झेलना पड़ेगा। मंगनी लाल मंडल, अच्छा, जो पूर्व सांसद, बिल्कुल, जो जेडीयू से आरजेडी में आए, जिनके बारे में जिनके बारे में यह चर्चा हुई कि भाई जगदानंद सिंह की जगह पर वह बन सकते हैं। तो मंगनी लाल मंडल की चर्चा है कि वह चुनाव लड़ सकते हैं, वह या उनके परिवार का कोई सदस्य। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से रवि रंजन कुमार राजा हैं, जो यूथ आरजेडी का जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। और यह इन दिनों युवा राजद, जो तेजस्वी यादव का विजन है कि पार्टी से युवाओं को जोड़ो, ठीक है, तो यह युवा राजद का पंचायत स्तरीय सम्मेलन करा रहे हैं, लगातार चल रहा है। वहां बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो रहा है। वहां तेजस्वी यादव की जो माई बहन मान सम्मान योजना है उसकी जानकारी दी जा रही है, जो तेजस्वी यादव का यूएसपी है, जो कह रहे हैं कि इस 2500 रुपए से हमें चुनाव जीतना है। तो यह रवि रंजन कुमार, इनके पिताजी शायद हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे और शायद ये घोषित यादव है। अच्छा, ठीक है ना, शायद ये घोषित यादव है। तो इसी तरीके से देखिए एक और विनोद शाह है, जो जिला पार्षद है, वह भी टिकट का प्रयास कर रहे हैं आरजेडी से। अब जेडीयू से बात कर लें, क्योंकि 2020 में जेडीयू ही पराजित हुई। तो एक स्वाभाविक उम्मीदवार है लक्ष्मेश्वर राय, जो 2020 में हार गए चिराग मॉडल के कारण। दूसरे उम्मीदवार जो दावेदार बने हुए हैं वह है सतीश शाह, अच्छा, जो पूर्व मंत्री हरीश शाह के पुत्र हैं। लेकिन बीजेपी भाई, जब सीटों की अदला बदली की बात हो रही है तो ऋषिकेश राघव है, यह भी शाह है, ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, यह भी दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए एलजेपीआर से सरिता प्रियदर्शी, जो दिवंगत प्रमोद प्रियदर्शी, जिन्होंने एलजेपीआर से चुनाव लड़कर भारत भूषण मंडल को जीत दिला दी, तो दिवंगत प्रमोद प्रियदर्शी की पत्नी सरिता प्रियदर्शी एलजेपीआर से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, कोशिश कर रही है कि सीट प्राप्त हो। जनसुराज से बात करें, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से, तो यहाँ मनोज बिहारी मंडल है, अच्छा, इनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जो 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा। तो ये खबर है लोखा की, ये खबर है लोखा की। आगे पीछे क्या होगा आगे वो हम बताएंगे, आगे बताएंगे। तो अब हम जिक्र करेंगे महागठबंधन का। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन लगातार बैठक पर बैठक भी कर रहा है। क्या लग रहा है, अब रेस में आ गया है क्या महागठबंधन? देखिए जी, जो सीमा परिस्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की तनातनी हुई है, जिस तरीके से एरियल स्ट्राइक हुआ,
उसके बाद तो चुनाव की फिजा कुछ दूसरी दिखाई पड़ रही है और हमने प्रारंभ में ही कहा कि एनडीए बढ़त लिए हुए हैं। अब उनसे कैसे compete करेंगे यह, बिल्कुल, और बैठ के तो हो रही है लेकिन फैसले नहीं हो रहे। फैसले नहीं हो रहे। फैसले नहीं, कहाँ फैसला हुआ? तेजस्वी यादव के चेहरे का फैसला हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस की सीटें कितनी होगी, फैसला हो गया। मुद्दा डिसाइड हो गया है। नहीं, मुद्दा ठीक है जी। मुद्दे तो अब आपको नए तलाशने होंगे। हाँ, मुद्दे तो अब आपको नए तलाशने होंगे और मैच करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर है। जब वह ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, राष्ट्र प्रेम की बात होगी, राष्ट्रीयता की बात होगी, उसमें आप कोई दूसरा मुद्दे की लाएंगे तो फिर कहाँ टिकेंगे? बिल्कुल, तो फैसला होना चाहिए। क्या तय हो गया कि आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बन गई? नहीं बनी। ठीक है। हाँ, तो कांग्रेस की जिद क्या खत्म हो गई? नहीं। कन्हैया कुमार कहाँ है? गायब है। पप्पू यादव पर फैसला हो गया? कुछ नहीं हुआ। हाँ, पशुपति पारस को लेना है नहीं लेना है, फैसला हुआ? बिल्कुल नहीं, बैन लगा दिया गया है। ठीक है। पारसी समाज का सम्मेलन आपने किया, वैश्य समाज का सम्मेलन आपने किया, इंजीनियर आईपी गुप्ता की ओर भी आप डोरे फेंक रहे हैं, लेकिन फैसला तो होना चाहिए ना। हाँ, आप देख रहे हैं एनडीए में विनोद तावड़े चिराग पासवान से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, अरुण भारती संतोष सुमन से मिल रहे हैं। हाँ, अरुण भारती संतोष सुमन से मिल रहे हैं, जबकि रिश्ते चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या रहे? हाँ, कितने तल्ख रहे हैं। बिल्कुल, तो यह तो आपको समझना होगा ना। तो इसलिए भाई वहां फैसला होता नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस में सब कुछ कृष्णा अल्लाह बारू है। देखिए, राजेश राम का तो मेकओवर करना होगा कांग्रेस को। बिल्कुल। हाँ, मेकओवर करना होगा। मैंने तो देखिए उनके कई नेताओं को सलाह दी कि उन्हें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में उन्हें ले जाया जाना चाहिए, ताकि जब प्रदेश अध्यक्ष बोले तो लगे कि हाँ कोई ऑथोरिटी है, कोई यह ना करे कि बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाइए। और देखिए पहली ही परीक्षा में, बक्सर की परीक्षा में कैसे भद पिट गई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए और 300 लोग थे, जय भीम जय संविधान, जबकि वहां स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी जाति से ब्राह्मण, न ब्राह्मण आए न दलित आए। तो इसलिए आपको तो एकजुट होना होगा ना। और एक तस्वीर सबके साथ तो आ जाए। बिल्कुल। जिसमें पप्पू यादव भी हो, कन्हैया कुमार भी हो, पप्पू यादव भी हो, नहीं पप्पू यादव, देखिए ओवैसी आ गए, धार भी रहे, उम्मीदवार भी तय कर दिया। हाँ, तो ओवैसी सीमांचल में आ गए। सीमांचल में आपके पास चेहरा कौन है? बड़ा प्रश्न चिन्ह। हाँ, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सीमांचल में महागठबंधन के पास चेहरा कौन है? हाँ, सस्पेंस है सब कुछ। आपने देखा ना कि भाई जितनी कोशिशें कर ली, पप्पू यादव को आप हरा नहीं पाए। निर्दलीय चुनाव जीत गए। निर्दलीय चुनाव जीत गए और आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। आपके पास शाहनवाज हैं और सरफराज हैं, तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे, और दोनों बेटों में आपस में झगड़ा है। तो आपके पास का आपको उम्मीदवार मधेपुरा और आपको उम्मीदवार सुपौल में तलाशने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। और उधर तो कांग्रेस, देखिए कटिहार में कांग्रेस है, किशनगंज में कांग्रेस है। तो भाई एक तो फैसला करना होगा ना। फैसला करना होगा ना। मुकेश सहनी कह रहे हैं डिप्टी सीएम हम ही हैं। वह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम है, लेकिन कांग्रेस तो कहे कि तेजस्वी यादव सीएम है। तो ये बड़ी बात है ना। ये बड़ी बात है जी। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट है इमामगंज की सीट। उपचुनाव भी हुआ था और क्या नतीजे आए वो सबको पता है। क्या लग रहा है इस बार इमामगंज में क्या होगा? देखिए, इमामगंज की सीट को यदि हम 2000 से देखें तो यह सीट पहले उदय नारायण चौधरी की सीट मानी जाती थी। ठीक है ना। और उदय नारायण चौधरी 2000 में भी चुनाव जीते, फरवरी 2005 में भी जीते, अक्टूबर 2005 में भी जीते और 2010 में भी जीते। जी। उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया था। और मुझे याद है कि जब वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, आरजेडी के विधायक टूट रहे थे। जी। तो लालू यादव गुस्से में मार्च करते हुए निकले थे और कह रहे थे विधानसभा अध्यक्ष के घर में नक्सली छुपा है। अरे बाप। जी। वही उदय नारायण चौधरी अब आरजेडी में है। बिल्कुल। आरजेडी में है। इस बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा जमुई से, और उन्होंने माफ कीजिएगा, इमामगंज का उपचुनाव भी नहीं लड़ा। तो 2000 से 2010 तक उदय नारायण चौधरी का यह क्षेत्र रहा। टूटी बोली।
2015 में यहां जीतन राम मांझी पहुंचते हैं। जी। दूसरा विधानसभा क्षेत्र होता है इनका। मखदूमपुर भी और इमामगंज भी। जी जी। 2015 में नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी के रिश्ते खराब थे, महागठबंधन का हिस्सा थे जीतन राम मांझी। बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी मखदूमपुर तो हार जाते हैं, इमामगंज चुनाव जीतते हैं। ठीक है जी। इमामगंज चुनाव जीतते हैं। तो 2015 जीतन राम मांझी चुनाव जीतते हैं। और जीत कितने से? देखिए, जीत हुई 29,408 वोटों से। अच्छा। हाँ जी। उदय नारायण चौधरी ही हारे, जो उदय नारायण चौधरी जेडीयू के उम्मीदवार थे तो, और ये हम पार्टी के। ठीक है ना। अब 2020 में इमामगंज ने फिर से जीतन राम मांझी की लाज रख ली। जीतन राम मांझी इस बार इमामगंज ही लड़े और चुनाव उन्होंने जीता। बिल्कुल। हाँ, इस बार वह एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे। बिल्कुल। और अब आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर उदय नारायण चौधरी हारे। ठीक है ना। 2015 में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर हारे, 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर हारे। मतलब जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ चले गए तो उदय नारायण चौधरी जो है आरजेडी के साथ चले गए। और 2020 में जो हार जीत का अंतर था वह था 14,197 मतों का। ठीक है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चिराग पासवान ने तब भी 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ तो चुनाव लड़वा ही रहे थे, जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ। जीतन राम मांझी के खिलाफ भी चुनाव, यानी कि उनको भी नहीं बख्शा था। कुमारी शोभा जी एलजेपी की उम्मीदवार थी, 14,197 मत आए थे। 2024 में जीतन राम मांझी सांसद बन गए और फिर मंत्री बने। ठीक है। तो उपचुनाव हुआ। बिल्कुल। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ी, संतोष सुमन की पत्नी, और 53,435 वोट लाकर चुनाव जीती। बिल्कुल। ठीक है ना। कई लोग कहते हैं इस जीत में जनसुराज की बड़ी भूमिका रही। इस जीत में ओवैसी की पार्टी की भी बड़ी भूमिका रही। क्योंकि दीपा मांझी 53,435 वोट लाकर जीती। आरजेडी के रोशन मांझी 47,490 वोट लाकर हार गए। जीत हार का अंतर 5,963 वोट। और देखिए, जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 37,103 मत आ गए थे। मतलब पासवान ने वोट नहीं दिया हमको, यानी कि दीपा मांझी को। बिल्कुल। और चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी की बहू के लिए वोट मांगने नहीं गए, जबकि जीतन राम मांझी बुलाते रहे। बिल्कुल। ठीक है ना। जी जी जी। और देखिए, जब यह परिणाम आया, इसके बाद किस तरीके से तनातनी हुई जीतन राम मांझी में और चिराग पासवान में, आपने यह भी देखा था। और देखिए, ओवैसी की पार्टी की उम्मीदवार कंचन पासवान को भी 7,493 मत आ गए थे, जो जीत हार के अंतर से अधिक मत था। ठीक है ना। जी जी जी। यहाँ प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत लगाई थी। प्रशांत किशोर, आप देख ही रहे थे, उस नक्सली इलाके में टावर भी लगवा रहे थे। बिल्कुल। जहाँ टावर नहीं पहुंचा था। और प्रशांत किशोर को सबसे अधिक मत इसी विधानसभा क्षेत्र में मिला। हाँ, ठीक है ना। पर सवाल पैदा यह होता है कि 2025 में क्या होगा। 2025 में क्या होगा? 2025 में दीपा मांझी फिर से लड़ेंगी। बिल्कुल कंफर्म है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी कि दीपा मांझी शायद बाराचट्टी चली जाए। अच्छा, यानी कि माँ वाली सीट पर जी, ज्योति देवी वाली सीट पर। और ज्योति देवी यहाँ चली है। अच्छा, एक्सचेंज हो जाए। तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी, यह सब भी जो बातें हो रही थी। क्योंकि देखिए, जब इमामगंज में प्रचार चल रहा था तो जीतन राम मांझी के आप सचिव हुआ करते थे, शायद अब भी संतोष सुमन के आप सचिव हैं सत्येंद्र कुमार पन्ना। उनके खिलाफ इतनी शिकायतें थी। बिल्कुल। हाँ। और लोग कह रहे थे कि भाई, उनकी हैसियत मांझी जी के सामने और संतोष सुमन के सामने कितनी बड़ी है। मतलब ये दोनों छोटे हैं। अच्छा। ठीक है ना। जी। तो इस नाराजगी को दूर करने में बड़ा वक्त लगा था। तो एक चर्चा यह, देखिए, सीट तो एनडीए में रहेगी हम के पास ही, कि दीपा मांझी लड़ी या फिर ज्योति मांझी लड़ी। ठीक है। अब आरजेडी से कौन? बिल्कुल। आरजेडी से कौन? तो आरजेडी में बहुत खींचतान है। लंबी लाइन है। हाँ, लंबी लाइन है। देखिए, 2024 के चुनाव में रोशन मांझी को जरूर 47,490 मत आ गए, लेकिन आरजेडी ने एनालाइज यह किया कि जब मांझी फैमिली यहाँ चुनाव लड़ता है तो मांझी हमें मत नहीं देता है।
हाँ। मांझी हमें मत नहीं देता। तो क्या हमको कोई नया प्रयोग करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ। तो आरजेडी का संगठन है, गया में 2 जिले हैं। एक संगठन है जिसे टेकारी संगठन कहते हैं। अच्छा। और इस टेकारी संगठन में टेकारी विधानसभा क्षेत्र आता है, गुरुआ आता है और इमामगंज आता है। इमामगंज के मालिक आज भी समझे जाते हैं उदय नारायण चौधरी। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन 3 गुट हैं इस टेकारी संगठन में। एक गुट है सुरेंद्र यादव का, दूसरा गुट है उदय नारायण चौधरी का, ठीक है, और तीसरा गुट है अभय कुशवाहा का। अच्छा। क्योंकि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र का मसला है। हाँ। और इसके जिलाध्यक्ष हैं सुभाष यादव। ठीक है। तो पहली चर्चा तो यह कि क्या रोशन मांझी को फिर से लड़ाया जाए। ठीक है, वोट तो मांझी ने नहीं दिया था। दूसरा नाम जो है वह शोभा सिन्हा का है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। जो 2020 में एलजेपी की प्रत्याशी रही। ठीक है ना। तीसरा जो नाम है जिसे कई लोग बैक कर रहे हैं, तनुश्री मांझी। अच्छा। ठीक है, तनुश्री मांझी यह एक्स एमएलए समता देवी की बेटी हैं। ठीक है ना। और समता देवी ज्योति देवी से वहां हारी थी बाराचट्टी से। तो समता देवी चाहती है मुझे भी टिकट मिले बाराचट्टी से। हाँ। बिल्कुल मांझी फैमिली की तरीके से। ठीक है, ठीक है। और मेरी बेटी को भी मिले। ठीक है ना। तो तनुश्री मांझी, ठीक है, तो शायद उदय नारायण चौधरी इनकी पैरोकारी भी कर रहे हैं। अभी हाल में देखा ही था कि पटना में पासी समाज का सम्मेलन भी हुआ था। लेकिन इमामगंज की फिजा यह है कि वहाँ दलितों के साथ डांगी का मिलना भी, डांगी वहाँ एक बड़ा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर है। हाँ। और तेजस्वी यादव राजनीति में कुछ नए लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, नए नेतृत्व, ताकि भविष्य की राजनीति तय की जा सके। हाँ। तो ऐसे में एक ऋतु प्रिया चौधरी है। अच्छा। ठीक है, ये इमामगंज की बहू है और दलित होते हुए, चौधरी होते हुए पेशे से आर्किटेक्ट है। अच्छा। बड़ी आर्किटेक्ट है। बड़ी आर्किटेक्ट। हाँ, बड़ी आर्किटेक्ट है। और इन्होंने लव मैरिज की है। अच्छा। जाति का बंधन तोड़ा है। ठीक है, ठीक है। जो इनके हस्बैंड है सिद्धार्थ कुमार उनका नाम, वह भी पेशे से आर्किटेक्ट है। दोनों साइड पढ़ते हो। ठीक है। तो जो इनके हस्बैंड है वह जाति से डांगी है। तो इमामगंज में चौधरी और डांगी का समीकरण भी बनता हुआ बैठता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो जो आरजेडी की कोर टीम है, जो सर्वे वाली टीम है, वो मंथन कर रही है। महिला प्रकोष्ठ में इन्हें प्रदेश सचिव भी बनाया गया। अच्छा जी। ठीक है ना। लेकिन आपको पता ही है कि नए लोग आगे न चले जाएं, इसके लिए पुराने लोग बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश हर पेशे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव अब अपने तरीके से हर जगह हुआ देखिए नए लोगों को तलाश रहे हैं। तो यह तो इमामगंज में आरजेडी की स्थिति है। ठीक है ना। बाकी कोई दूसरी पार्टी वीआईपी और ये दावा कर नहीं रही। जनसुराज तो है। हाँ। तो जनसुराज क्या फिर से जितेंद्र पासवान को लड़ाएगा? दावा बनता है। लेकिन एक विवाद हो गया था। जितेंद्र पासवान पहले डॉक्टर जितेंद्र पासवान कहलाए। बाद में मालूम हुआ इनके पास तो एमबीबीएस की डिग्री ही नहीं है। तो फिर इन्हें जितेंद्र पासवान कहा जाने लगा। लेकिन जनसुराज एंटी मांझी पासवान वोट चिराग पासवान का नहीं जाना। तो जितेंद्र पासवान सबसे आगे चल रहे हैं आज भी, क्योंकि 37,000 मत आ गए थे। और 37,000 मत, हाँ 37,000 ही आए ना। अब देखिए, तो जितेंद्र पासवान को मिल जाए तो ठीक, लेकिन चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर और भी किसी को तलाश रहे हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर और भी किसी को तलाश रहे हैं जो जितेंद्र पासवान से भी बेहतर हो। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। जिन पर कोई बात, देखिए प्रशांत किशोर को कंट्रोवर्सी ना हो। प्रशांत किशोर को कई ट्रेनिंग मिली है। अच्छा। कि उपचुनाव में आपने देखा था तरारी में जनरल स्केसिंग को लेकर आ गए थे, लेकिन वह वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। तो यह तो इमामगंज की स्थिति है। इमामगंज में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे। तो देखिए तफसील से हम आपको सब कुछ बताएंगे और बताएंगे कि आखिर किस विधानसभा सीट से क्या कुछ खबर आ रही है और क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।